हाय एवरीवन। आज की जो वीडियो है ना उसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के बारे में, क्योंकि फरवरी एंड में हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है और बजट भी आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं बोलूँगा हिंदी में, लेकिन कंटेंट होंगे सारे इंग्लिश में जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अभी आपको बहुत सारा डेटा दिख रहा होगा और बहुत ही छोटा दिख रहा होगा, बट ये हमारी लिमिटेशन है अभी, क्योंकि इसमें इतने एक बोर्ड में सारे टॉपिक को कवर करना होता है और इकोनॉमिक सर्वे मोर देन 100 पेजेस का है। तो उसमें से सारी चीज़ों को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारे लिए फैक्ट हैं, उनको मैंने पूरा का पूरा कवर किया है, जो कि आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा ये, राइट। और बात रहा इसका पीडीएफ या स्क्रीनशॉट, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना, राइट। अब देखिए, अभी हम बात करेंगे कि आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, हमारा टारगेट क्या है और इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि जो पहले का जो क्वेश्चन है ना हमारा, जो पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, वो क्वेश्चन आखिर किस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, ये हम देखते हुए चलेंगे। तब जाकर हमको ये क्लियर होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि 65th बीपीएससी का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था उसमें? ये कह रहा है क्वेश्चन में, द ग्रोथ रेट ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2017 एंड 18, यानी कि 2017-18 में बिहार में टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या था। इसका मतलब ये डेटा ड्रिवन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वही इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है। ये देखो आप, टर्शरी सेक्टर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों को मिलाकर ओवरऑल हम जीएसडीपी निकालते हैं अब किसी भी स्टेट का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर क्या कह रहा है? फिर क्वेश्चन था कि द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार एट करेंट प्राइसेस इन 2017-18 वाज, यानी कि ये अमाउंट पूछ रहा है इन रुपीज़। तो ये भी बहुत ही फैक्चुअल डेटा हो गया, जो कि फिर मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी बेसिस पे डिफरेंट सेक्टर्स में जो जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। ये हो गया बात हमारा प्री का जो पूछा हुआ है। इसके बाद अगर हम मेंस में देखें तो इन सारे पॉइंट्स को मेंस में कैसे यूज करेंगे वो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है इनको यूज करना, प्री में हो या मेंस में हो, राइट। अगर मेंस का हम क्वेश्चन देखते हैं तो मेंस में क्या लिखा है? इसमें तो बस सिंपली एक लाइन का क्वेश्चन होता है, उसको आपको इलेबोरेट करके लिखना होता है। इसमें कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी के बारे में कह रहा है, यानी कि डायरेक्टली हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड हमारा फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी के बारे में कह रहा है ये। तो इससे जुड़े हुए जो भी सरकार ने स्टेप लिया है ना, वो हमें इकोनॉमिक सर्वे का डेटा का यूज़ करना है। जैसे कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी हो गया, तो कितना क्रॉप प्रोडक्शन में बिहार ने हेल्प किया है इंडिया लेवल पे, टोटल कितना एरिया में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, कितना क्रॉप इंटेंसिटी है बिहार का, ये डेटा को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि इवेल्युएट द प्रिंसिपल अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कह रहा है। तो वो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे हम सिक्वेंशियल वे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आगे ले जाएंगे। तो वो हमारा यहाँ पे ये डेटा काम आता है अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, कम्युनिकेशन का हो, एनर्जी का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, ह्यूमन डेवलपमेंट का हो, अलाइड सेक्टर्स का हो, बैंकिंग का हो, सोशल डेवलपमेंट हो, अलग अलग सेक्टर्स, इन सब में हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, राइट। ये हो गया। फिर इसमें कह रहा है कि हाईलाइट द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम क्या कह रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम डेटा से सपोर्ट करेंगे। वो कैसा होगा कि बिहार का मेन जो हमारा प्राइमरी सोर्स है ना ऑक्यूपेशन का, वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमारा है, डिस्पाइट ऑफ डेट वन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बिहार इन इंडिया लेवल वेरी लेस। तो क्यों है ऐसा? वो डेटा से हम दिखा सकते हैं कि हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144% है, लेकिन इंडिया लेवल पे ज़्यादा है, राइट। तो वो क्यों है? इरिगेशन फैसिलिटी कम है हमारा। तो ये सब हाईलाइट, ये सब हमारा डेटा यहाँ से आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बात प्री और मेंस का, कि कैसे हम इनको यूज करेंगे डेटा को। अब हम आते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे, जो बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स के बारे में क्या क्या हुआ है वो कहता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे बजट में क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे नाम में लिखा है सर्वे, यानी कि कोई चीज़ जो हो चुका है उसके बारे में हम सर्वेइंग कर रहे हैं
यानी कि जब भी हम इकोनॉमिक सर्वे बोलता है या हम पढ़ते हैं तो वो बेसिकली 1 साल पहले जो हो चुका है ना, गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है उसको हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। और बजट में क्या होता है कि आने वाले टाइम में क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या हमारे प्रोविजंस होंगे, वो हम पढ़ते हैं बजट में। इसलिए बजट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी कि 2022-23 लिखते हैं, लेकिन सर्वे को हमेशा 2021-22 जो पिछला साल गया है वो कैसा रहा उस वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा 2021-22 का जो सर्वे आया है ना, इस पूरे सर्वे में मेनली वो डिस्कस किए हैं 2020-21 का डेटा कि 2020-21 में क्या हुआ था। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्वे है वो 16th सर्वे था, बिहार का 16th इकोनॉमिक सर्वे था। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इस सर्वे के मुताबिक टोटल 13 चैप्टर्स में, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो पूरे एंड तक वीडियो को देखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो आया है हमारा फरवरी एंड में, उसमें क्या है कि पूरे 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है कि किन किन सेक्टर्स में बिहार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले साल, यानी कि 2020-21 में। 21-22 का डेटा, 21-22 तो हम कह रहे हैं कि पिछले साल, लेकिन वो तो लॉकडाउन था, तो उसके पहले जो हमारा जो 20-21 में क्या क्या रहा है उसमें डिस्कस कर रहा है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो 13 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या फैक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है काम के। तो वो कौन कौन से अगर 13 चैप्टर्स हम बात करें तो ओवरव्यू ऑफ फाइनेंसेस है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए स्टेट का फाइनेंस कैसा था, फिर है हमारा एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज़ कैसा था, इंडस्ट्री कैसा था, फिर है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गया, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फिर उसके बाद बैंकिंग एंड लाइट सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो इन बेसिकली इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया उसका लेखा जोखा ये प्रोवाइड करते हैं। तो पहला हम फैक्ट देखते हैं, वो क्या है कि जो बिहार का हमारा जीडीपी है ना वो क्या है। तो बिहार का जीएसडीपी याद रखिएगा, बिहार का जीएसडीपी प्लस 2.5% से ग्रो किया है 2020-21 में। लेकिन वही अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें, नेशनल का यानी कि इंडिया लेवल पे, तो -7.5% घटा है जीडीपी 2020-21 में। तो हम कह सकते हैं कि बिहार ने क्वाइट अच्छा परफॉर्म किया है डिस्पाइट द नेशनल डाउनफॉल। ठीक है, पहला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना होगा कि बिहार का जो जीडीपी है वो 2.5% से ग्रो किया है 2020-21 में, और इंडिया में जो है वो -7.5% से वो डिक्रीज किया है। उसके बाद आता है कि जीएसडीपी जो है ना करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस होता है। तो ये मॉनेटरी वैल्यू में कितना था 2020-21 में, करेंट प्राइस पे जीएसडीपी क्या रहा और हमारा कांस्टेंट प्राइस पे क्या रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा। तो करेंट प्राइस क्या होता है और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। देखिए करेंट प्राइस जब भी हम बोलते हैं तो इसमें इन्फ्लेशन का जो हमारा वैल्यूएशन है ना वो हम नहीं रखते हैं इसमें, और कांस्टेंट प्राइस होता है उसमें किसी बेस ईयर से कंपेयर कर, जैसे 2011-12 हो गया तो किसी बेस ईयर से हम कंपेयर करते हैं कि उससे अगर कंपेयर करें तो हमारा जीएसडीपी कहाँ पहुँचा हुआ है, और जब वो हम कांस्टेंट प्राइस को इंक्लूड करते हैं ना तो हमारा इन्फ्लेशन पिक्चर में आता है। यानी कि ये जो कांस्टेंट प्राइस है इसमें इन्फ्लेशन को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन करंट प्राइस में इन्फ्लेशन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जीएसडीपी बिहार का अगर हम बात करेंगे, 2 फैक्ट याद रखिएगा। तो बिहार के जो जीएसडीपी है करंट प्राइस वो है 6,18,630 करोड़, लेकिन अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो वो 4,19,880 करोड़ रुपये है। राइट, इतना आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि ये दोनों के बाद हमारा 3 सेक्टर्स होते हैं बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये क्या होता है कि कोई भी ब्रॉडली जो इंडिया में एक्टिविटी हो रहे हैं ना उसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी वो सेक्टर होता है इसमें एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज होता है, फिशिंग होता है, क्वेरिंग होता है, माइनिंग भी होता है। राइट, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि मेनली उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, गैस सप्लाई होता है, वो चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। और टर्सरी सेक्टर वो होता है जिसमें हम सर्विस सेक्टर होता है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, होटल सेक्टर हो गया, जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि इन 3 सेक्टर यानी कि जीएसडीपी, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है जीएसडीपी में। तो वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर का 19.2% और सेकेंडरी का 19.5% एंड टर्सरी का 61.3%। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बिहार का जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है हमारा टर्सरी सेक्टर का, ये आपको याद रखना होगा। ये तो हो गया बात कंट्रीब्यूशन का, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक
जो हमारा पिछले 5 साल की अगर बात करें ना, तो पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ रेट रहा है ना इन तीनों सेक्टर में, वो क्या है। तो देखिए, ये कहता है कि रेट ऑफ ग्रोथ इन दीज 3 सेक्टर्स इन द लास्ट 5 ईयर्स, वो क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर 2.3% से ग्रो किया है, और अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वो हमारा 4.8% से ग्रो किया है, और टर्सरी की बात करें तो ये हमारा 8.5% से ग्रो किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना होगा। इसी तरह का डेटा पूछा हुआ है एग्जाम में, 65 बीपीएससी में पूछा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें इस ओवरव्यू में कि हमारा जीएसडीपी और ये सब चीज़ें कैसा रहा, तो उसमें एक फैक्ट आता है, वो आता है हमारा पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि किसी भी हमारे राज्य में, यानी कि हमारे स्टेट बिहार में, एक इंसान एक साल में अमूमन कितना पैसा वो कमा रहा है। तो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो बिहार में जो है ना वो 50,555 रुपये पर कैपिटा इनकम है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो है ना वो एक साल में 50,555 रुपये कमा रहा है। वहीं अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल पे एक आदमी एक साल में 86,659 रुपये कमा रहा है, राइट। तो ये हमारा पर कैपिटा हो गया। 2020-21 की बात कर रहा है ये, 2020-21 में ये पर कैपिटा इनकम था। तो फिर यहीं पे आता है बात कि बिहार में कौन कौन से ज़िले टॉप के हैं जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, और कौन कौन से ज़िले हैं जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा सबसे जो टॉप के डिस्ट्रिक्ट है ना वो आता है पटना। अब पटना के बाद आएगा बेगूसराय, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। इसका पैटर्न बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक। फिर अगर लोवेस्ट की बात करें तो उसमें शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी और ईस्ट चंपारण। तो ये आपको डेटा हो गया कि टॉप के डिस्ट्रिक्ट्स में पर कैपिटा इनकम हाई है, और फिर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है, राइट। तो एक चीज़ देखिए, ये जो हमारे टॉप डिस्ट्रिक्ट है ना जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, ध्यान से देखिएगा तो या तो ये सेंट्रल जो हमारा गंगा पार हुआ उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, या फिर हमारा साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं। यानी कि साउथ बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ बिहार। अब इसके 2-3 कारण हैं। पहला ये है कि जो ये हमारे मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो गए, कैसे हो गए, देखिए ऐसे तो इंडस्ट्री बिहार में है नहीं उतना, लेकिन जो भी क्लस्टरिंग है ना, तो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इन सेक्टर में ज़्यादा हो गया। पटना हमारा कैपिटल हो गया, इस कारण से वहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी वहाँ पे है। अगर हम बात करें बेगूसराय का, तो बेगूसराय में भी हमारा वहाँ पे आप देखोगे तो कई हमारे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हैं, तो उससे की ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें मुंगेर का, तो मुंगेर में भी हमारा जो कि छोटा नागपुर प्लेटू के हमारा जो अपर पार्ट है उससे वो जुड़ा हुआ है। धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक है मुंगेर। यहाँ पे बहुत सारे हम पहले भी देखे हुए एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में, फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में, कि वो हमारा गन फैक्ट्री के लिए, मिनरल्स के लिए बहुत ही फेमस था। तो यहाँ पे वो एक्टिविटी होता है। भागलपुर की बात करें तो यहाँ पे सिल्क हमारा साड़ी हो गया है ना, बहुत ही वो क्लस्टरिंग होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ भी होता है। और ये नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हमारा मेनली क्या होता है, फ्लड से अफेक्टेड होते हैं, यानी कि बाढ़ से प्रभावित हैं। इस कारण से भी हमारा जो इनका पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है, राइट। तो ये हो गया बात पर कैपिटा इनकम का। तो ये एक ओवरव्यू हुआ हमारे स्टेट फाइनेंस का कि कैसा कैसा इसमें वो है ये जीएसडीपी ऑफ बिहार। फिर अगर हम बात करें तो हमारा आता है स्टेट फाइनेंसेस, कि सरकार का जो हमारा फाइनेंस है ना, फिस्कल जो हमारा उसका है वो पैसा, वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। तो इसमें हम बात करते हैं कि सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है ना 2020-21 में, वो कहाँ कहाँ हुआ है, और वो पैसा अगर आया है तो वो कहाँ कहाँ से आया है, वो कैसे आया है, तो वो हमको थोड़ा देखना होगा फैक्ट। देखिए, अगर हम बात करें बजट का, तो बजट में 2 पार्ट होता है। अगर हम बात करें, एक तो होता है बजट में पैसा कहाँ से आ रहा है, और एक होता है कहाँ से जा रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। देखिए, इकोनॉमिक अगर टर्म्स आपको बहुत क्लियर नहीं हो रहा है तो फिलहाल के लिए बस सुनिए आप एक चीज़ क्या बोल रहा हूँ, फैक्ट याद रखिए। जब इकोनॉमिक क्लासेस होंगी तो वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स जो आपको नहीं आ रहे ना वो क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए बस उसको देख लीजिए, फैक्ट मेमोराइज कर लीजिए, और थोड़ा बहुत जहाँ भी होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए क्या होता है इसमें, बजट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है एंड इनकम होता है। तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। वैसे ही इनकम की बात करेंगे तो होता है, इसको रिसिप्ट बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ये 2 चीज़ें होती हैं।
तो अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पे सरकार अगर खर्च करती है ना, तो एक एसेट क्रिएट होता है, वो एसेट फ्यूचर में आपको रिटर्न देगा, पैसा देगा, राइट। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि सरकार का वो पैसा जो जा रहा है ना, वो दोबारा नहीं आएगा। जैसे कि सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, फिर आपको डिफेंस स्टाफ हो गया, पुलिस हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सब में जो सरकार का पैसा जा रहा है ना, वो रिटर्न आएगा नहीं। इनडायरेक्टली वो देगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रहा है वो। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, जहाँ की पैसा आएगा नहीं, पैसा जा गया तो जा गया। अगर लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तो ये एसेट क्रिएट हो रहा है, वो फ्यूचर में आपको रिटर्न देगा। टोल प्लाजा हो गया, फिर और सब चीज़ें हो गया, उसमें NHAI का शेयर होता है, लेकिन फिर भी स्टेट का उसमें शेयर होता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये हमारा जैसे कोई बिल्डिंग बन गया जहाँ से हम बहुत फ्यूचर में इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर और भी चीज़ों को हम इस्तेमाल करके पैसा ले सकते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो अगर हम सरकार की बात करें तो 2020-21 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 26,203 करोड़ हुआ है, और पिछले साल की तुलना में बात करें तो ये 30.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। याद रखिएगा 30.5% का। और अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो वो है 1,39,493 करोड़, और इसमें 10.7% का ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ देखिएगा पिछले साल के तुलना में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ये बहुत ही अच्छा सिम्टम है बिहार के लिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घट रहा है, मतलब कम स्लोली ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि बिहार में एसेट क्रिएशन ज़्यादा हो रहा है, जो फ्यूचर में रिटर्न देगा, सरकार को खजाना और भरेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना, वो इन दोनों को मिलाकर 13.4% बढ़ा है 2020-21 में। याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं टोटल रिसिप्ट की, सरकार को पैसा जो आया है वो कैसे आया है। तो यहाँ भी होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है कि वो रिसिप्ट जो सरकार को एक बार भेजे और एक बार में ही जो पैसा वन टाइम आ गया, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, उसको वो रिसिप्ट होता है जिसमें कि सरकार को रिकरिंग, यानी कि हर महीने या हर मतलब बार बार वो पैसा आते रहता है। वो कैसे होता है, जैसे कि टैक्स हो गया, रेंट हो गया, ये सब रिकरिंग रेवेन्यू। तो सरकार का टारगेट होता है कि ये ज़्यादा हमारा बढ़े, जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, वो ज़्यादा बढ़े। क्यों बढ़े ज़्यादा? वो इसलिए बढ़े क्योंकि बार बार पैसा आता रहेगा ना, तो सरकार का खजाना एक हमेशा भरा रहेगा। और जो वन टाइम आएगा कैपिटल रिसिप्ट से, वो होगा, लेकिन वो वन टाइम के लिए होगा, तो सरकार वो भी करती है। तो उसमें भी हमारा होता है कि जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करती है सरकार, है ना, कुछ स्टेक जो हो गया, वो शेयर हो गया, वो डिसइन्वेस्ट करती है, उससे पैसा आता है, प्लस कुछ ग्रांट्स वगैरह है वो रिकवर करती है, तो और भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा हो गया बजट। तो अगर हम बात करें कि टोटल रिसिप्ट में जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है ना, वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है पिछले साल की तुलना में, तो वो हुआ है 3.2%। लेकिन अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो वो 25.9% इंक्रीज हुआ है, जो कि सही है। अगर हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगा ना, इस मीन्स कि सरकार के लिए पॉजिटिव साइन है कि सरकार को रिकरिंग पैसा जो बार बार आने वाला है, वो उसका स्रोत बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि सरकार के लिए फ़ायदेमंद क्या है, उसके लिए है कि रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़े और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो बढ़े और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बढ़े, जो दोनों सही है, दोनों ज़्यादा पॉजिटिव है। इसलिए बिहार का जो हमारा फिनेंशियल पोजीशन है फ़िलहाल के लिए या फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है, राइट। तो ये हमारा हो गया बजट कहने की स्टेट ऑफ फिजिकल फिनांस ऑफ बिहार। फिर आता है कि टोटल जो हमारा बिहार का जो इतना टैक्स कलेक्शन है ना, जो रेवेन्यू सरकार को आया है, वो खुद के टैक्स से और बाहर के यानी कि नॉन टैक्स से, वो कौन कौन से हैं, वो कितना है। तो वो अगर हम देखें तो 36,543 करोड़ रुपए जो है सरकार को टैक्स के रूप में आया है। वो खुद के टैक्स और नॉन टैक्स। खुद के टैक्स में सबसे बड़ा कंपोनेंट SGST का है। जैसे हमें पता है कि GST जो आया था ना, उसमें 3 कंपोनेंट होता है। SGST होता है स्टेट का हो गया, फिर सेंट्रल का हो गया CGST एंड IGST। इंटर स्टेट जब भी ट्रेड होता है तो उसमें IGST होता है। तो इसमें सरकार को जो ऑन टैक्स होता है उसमें सबसे बेटर पोजीशन कौन सा है, जिसमें रेवेन्यू का ऑन टैक्स में, वो SGST।
बाकी लैंड रेवेन्यू हो गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जैसे कि गाड़ी लेते हैं तो आरसी होता है ना, आरसी रजिस्ट्रेशन, तो वो चार्ज हो गया। फिर अलग अलग टैक्स, ये सरकार के खुद का ऑन टैक्स है। नॉन टैक्स में अगर हम बात करें तो फिर और भी अलग चीज़ें हो जाती हैं जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयरिंग हो गया, देता है ग्रांट के रूप में, या फिर उसका हक होता है, तो ये सब हमारा होता है। तो बेसिकली ये डेटा कहता है 2020-21 का। तो ये हमारा स्टेट फिनांस हो गया, राइट। ये हमारा हो गया स्टेट के बारे में, 2 पोजीशन हमने देखा। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के बारे में। देखिए वीडियो थोड़ा सा खींच रहा है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की बात करें तो हमें पता है, देखिए बिहार में 9 में से 10 लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, 9 में से 10 लोग, और उनमें से भी 3 जो हैं, 4 में से 3 लोग, मतलब सॉरी 10 में से 9 लोग गांव में रहते हैं, और उनमें से भी हर 4 में से 3 लोग जो है ना वो गांव में, मतलब खेती में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। इसलिए खेती जो है ना, एग्रीकल्चर बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सरकार ने अलग अलग पोजीशन के प्लान के तहत, पॉलिसीज़ के तहत इनिशिएटिव लिया है। उनमें से एक है हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप पॉलिसी, जो कि 3 फेजेस में आया है। फर्स्ट फेज 2008 से 12 था, फिर 12 से 17 और फिर 17 से 22 हो गया। ये हमारा जो है ना सरकार का टारगेट है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हमको बढ़ाना है, क्योंकि मेन डिपेंडेंसी है हमारे पॉपुलेशन का, बिहार का। तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ 2020-21 में। तो इकोनॉमिक सर्वे डेटा के मुताबिक ये कहता है कि टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया था ना 2020-21 में, वो था आपका 72.97 लाख करोड़ लाख हेक्टेयर। याद रखिएगा, बहुत डेटा इंपॉर्टेंट है ये, कि 2020-21 में, 2019-20 में 72.97 लाख हेक्टेयर पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी कि क्रॉप उगाए गए हैं। और ये जो 72.97 हमारा जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है ना, इसमें से कितने एरिया में हम इरिगेशन पहुंचा पाए, वो होता है हमारा परसेंटेज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। तो वो क्या था हमारा 54.35 लाख हेक्टेयर, यानी कि 72.97 लाख हेक्टेयर में से 54.35 लाख हेक्टेयर में हम इरिगेशन पहुंचा पाए हैं। यानी कि हमारा जो परसेंटेज इरिगेशन एरिया है ना, यानी कि परसेंट इरिगेटेड एरिया, वो है 74.48%। जो हमारा क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पे क्रॉप उगाया गया है, उसमें इरिगेशन पहुंचा दिया गया है। यानी कि ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रॉस परसेंटेज इरिगेटेड एरिया 74.48%। इसके बाद अगर हम कुछ और बात करें तो वो क्या है, देखिए अगर हम बात करें कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर लास्ट 5 ईयर्स में, तो पिछले 5 सालों में जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है ना, उसमें जो ग्रोथ है वो 2.1% का है, जो कि कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। हालांकि बहुत कम है, लेकिन कह सकते हैं कि वो मेंटेन्ड है अपना। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो एग्रीकल्चर हो गया, फिर एग्रीकल्चर के बाद अलाइड सेक्टर होता है। अलाइड सेक्टर में होता है फिशरीज हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, पोल्ट्री हो गया, एक प्रोडक्शन हो गया। तो उन सब में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उन्हीं में से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे है वो स्पेशली फोकस करता है कि जो हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर है ना, वो 10% से ग्रोथ किया है, और जो फिशरी प्रोडक्शन है उसमें 7% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है ना वो 17.95 लाख टन, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा। टोटल जो है ना फूड ग्रेन प्रोडक्शन 17.95 लाख टन हुआ है 2020-21 में। फिर अगर हम बात करें क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, तो वो 144% रहा है। तो ये क्या होता है, देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो क्या होता है, एक साल में एक पर्टिकुलर खेत में कितने अलग अलग क्रॉप्स को उगाया गया, उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी कि क्रॉप का इंटेंसिटी क्या है। तो 144% का मतलब है कि एक बार में, एक साल में एक खेत में लगभग 1.5 क्रॉप उगाया गया है, लगभग 1.5 क्रॉप उगाया गया है, तो उसको बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो जितना ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी रहेगा ना, तो हमारा सॉइल हेल्थ के लिए भी वो बेटर रहता है। एक ही क्रॉप को बार बार उगाइएगा ना, तो वो थोड़ा सा सॉइल फर्टिलिटी को हमारा डिग्रेड करता है। तो ये ट्राई भी होना चाहिए कि हमारा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो मल्टीपल डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को लेके हो, ताकि एक क्रॉप्स गया दूसरा क्रॉप ले आए, तो उन दोनों के कारण जो हमारा सॉइल फर्टिलिटी है वो रिगेन होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स का रिक्वायरमेंट या फिर उनका प्रॉपर्टीज अलग होता है। फिर अगर हम बात करें तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फिश प्रोडक्शन, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2020-21 में हम फिश प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। वो कितना हो गया है, तो वो हो गया 6.83 लाख टन, 6.83 लाख टन फिश प्रोडक्शन हुआ है।
फिर अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन में तो 115.01 लाख टन जो है वो हम मिल्क प्रोडक्शन किए हैं। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कॉरिडोर तो ये हमें पता है 13 डिस्ट्रिक्ट्स में वो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो ये डेटा हो गया। प्लस एग्रीकल्चर से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप लाया गया है, वो है बीहन ऐप। बेसिकली क्या है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके जो डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन चल रहा है ना, उन सबको मर्ज करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि जो ऑफिशियल्स हैं ना गवर्नमेंट के, उनको हेल्प हो ट्रैक करने में। तो बीहन ऐप को आप याद रखिएगा। तो ये बात हो गया हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में। इसमें आपको एग्रीकल्चर रोड मैप पॉलिसीज़ हो गया, ये सब आपको याद रखना होगा। प्लस इसमें क्या है ना कि सरकार के जो डिफरेंट इनिशिएटिव है, इसके कारण सरकार को बिहार सरकार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। ये क्या होता है? तो 2010-11 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये हमारा एक ये वो अवार्ड मतलब इनिशिएट किया था। उसमें क्या है कि 4 तरह के क्रॉप को अवार्ड दिया था। अगर एक्सेप्शनल प्रोडक्शन के लिए 4 टाइप ऑफ क्रॉप के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है। तो वो है आपको राइस हो गया, वीट हो गया, पल्स हो गया एंड कोर्स सीरियल्स जैसे कि मेज हो गया, मोटा अनाज जैसे कि मेज हो गया। तो इन चारों के लिए मिलता है। तो बिहार की बात करें तो बिहार के 2012 में मिला राइस के लिए, फिर 13 में मिला वीट के लिए, फिर 15 और 16 में मिला मेज़ के लिए, मक्का के लिए, और फिर 2017 में मिला फिर से किसके लिए? वीट के लिए, राइट। तो 5 बार मिल चुका है बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज सेक्टर्स कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ वगैरह कैसा है, तो हम सबको पता है बिहार में मिनरल्स तो है नहीं, फिर भी हम पढ़ते हैं, पढ़ना तो है ही। जो थोड़ा बहुत बच गया उसके लिए, जो हमारा साउदर्न बेल्ट ऑफ बिहार है ना, आप देख लेना मिनरल्स वाले में, वहाँ थोड़ा बहुत हमको मिलता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है उसके लिए और क्या है। तो बिहार का बेसिकली फोकस है 3 चीज़ों पे जो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, वो है इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग एंड रिन्यूएबल सोर्सेज। तो इथेनॉल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। देखिए इथेनॉल जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाया था। उसके तहत इथेनॉल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, राइट। तो इथेनॉल जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18% से हटाकर उसको 5% GST भी लगा दिया है। इतना ज़्यादा फेवर कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट करो। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा जो मेजर इम्पोर्ट है ना वो ऑयल है। तो ऑयल इम्पोर्ट को हम ऑयल सब्सटीट्यूशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्टरनेट फ्यूल्स पे जा रहे हैं। जैसे रिन्यूएबल सोर्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसी में से हमारा ये इथेनॉल आता है। इथेनॉल कैसे बनता है? तो इथेनॉल बहुत सारी चीज़ों से बन सकता है। जैसे कि हमारे फार्मर्स का जो टारगेट है ना कि उनकी इनकम को दोगुना करना है, तो केवल वो खेती से नहीं होगा, उनको अलाइड सेक्टर्स में लाना पड़ेगा। फिशरीज हो गया, पोल्ट्री हो गया, लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गया, फिर और भी अलाइड सेक्टर लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज वगैरह हो गया। इसके साथ ही ये जो हमारा है ना, जो इथेनॉल जो बोल रहे हैं, जैसे कि अगर कोई हमारा फार्मर कुछ प्रोड्यूस करता है, कुछ मान लो सब कुछ करने के बाद उसके पास वेस्ट बच गया ना, तो उस वेस्ट से हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि राइस हस्क हो गया, फिर मोलासेस हो गया, फिर वीट हो गया, वीट का टूटा फूटा जो होता है ना वो हो गया। तो यानी कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट है ना, उससे भी हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारा टारगेट भी है कि पेट्रोल में हमको ब्लेंडिंग करना, इथेनॉल का ब्लेंडिंग करना अनिवार्य हो गया है। मतलब सरकार का टारगेट है करना पूरा ये, ताकि हम ऑयल इंपोर्ट को रोक सकें। एनर्जी क्राइसिस हमारा फ्यूचर में होने वाला है, उसको हम कैसे निपटेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान करके हम अल्टरनेट फ्यूल पे जा रहे हैं। तो बिहार जो है ना, वो पहला ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट जिसने इथेनॉल के लिए एक पर्टिकुलर एक रूल लाया है, एक्ट लाया है। वो है हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, जिसके तहत बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं हमारे अलग अलग इन्वेस्टर्स को। जैसे कि SIPB इनिशिएटिव हो गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया। जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अलग अलग जगह पे मत जाओ, एक ही जगह पे जो जो चीज़ें चाहिए होगा सारा अप्रूवल आपको एक ही जगह मिलता जाएगा। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, इससे क्या होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, उसमें भी स्टेट रैंकिंग जो होता है उसमें बिहार का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे सरकार कर रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, ये भी लाया गया है। जो कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ही घट गया था, उसके लिए सरकार ने 2021 की पॉलिसी लाई है। उसके तहत मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हम ऑक्सीजन खुद प्रोड्यूस करेंगे बिहार में। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा बहुत प्रमोशन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग में, तो इंडिया में जैसे बिहार में क्या है ना कि फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो वेस्ट हो जाता है। कैसे वेस्ट होता है? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उसके लिए सरकार अलग अलग चीज़ों में कोल्ड फूड पार्क्स बना रही है। कोल्ड चेन्स हो गया, कोल्ड स्टोरेजेस हो गया, फिर क्लस्टरिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया, उनको हम कर रहे हैं। जैसे कि
हमारा खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया, अलग अलग जगह फूड पार्क बना रहे हैं ताकि हमारा कॉन्ग्लोमरेशन हो सके। और रिन्यूएबल सोर्स तो हमको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, तो उसी तरीके से हमारा ये भी रिन्यूएबल सोर्स में बिहार भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव ले रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो ये हमारा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सारे विलेजेस में एलईडी लाइट है ना, सोलर लाइट हमको लगाना है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। तो ये चीज़ें है ना, सरकार इनिशिएटिव ले रही हैं इसमें। ये हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में कहता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो पिछले के वो इनिशिएटिव है वो तो सरकार ने लिया ही, जैसे कि स्टार्टअप पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016 हो गया, स्टार्टअप पॉलिसी 17 का हो गया, और भी अलग जो इनिशिएटिव है CST का है, उद्योग मित्रा हो गया, उद्यमी मित्रा हो गया। तो ये चीज़ें सरकार यहाँ पे इनिशिएटिव ले रही हैं इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोरोना 2020-21 की बात करें, लॉकडाउन था, तो एम्प्लॉयमेंट क्या ही होता। जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में लेबरर्स हैं ना, मजदूर वगैरह, उनके लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है। तो वही ये कहते हैं कि हमने 11.10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को हमने सब्सिडी दिया, पैसे दिया है, वो हमारा 538 करोड़ हो गया है। बस इन्होंने ये मेंशन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ रेट रहा है बिहार का ट्रांसपोर्ट में। उसी को उन्होंने हाईलाइट किया है कि हाईएस्ट ग्रोथ इन द कंट्री इन द ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन इन द लास्ट डिकेड, यानी कि पिछले 10 सालों में पूरे के पूरे अलग स्टेट में बिहार ने सबसे टॉप परफॉर्म किया है। तो उसका 14.4% ग्रोथ रेट रहा है। तो ये इन्होंने बोला है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। अब इसी को लेकर अगर हम बात करें तो सरकार का ये भी बहुत ही एक तगड़ा ही हमारे इनिशिएटिव है, एम्बिशियस प्लान है कि बिहार के किसी भी ज़िले में आप हो, फार्टेस्ट लोकेशन में हो, पटना आना है तो 5 घंटे में पहुँच जाओगे। ये टारगेट है सरकार का। फिर अगर हम रोड डेंसिटी की बात करें तो बिहार का पूरे इंडिया में 3rd नंबर है रोड डेंसिटी में। वो कितना है आफ्टर केरला एंड वेस्ट बंगाल, तो वो कितना है, वो है आपका 3086 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसमें ये हमारा बिहार का रैंक 3rd है। और इसी में अगर हम बात करें रूरल रोड नेटवर्क में तो बिहार का 1,02,306 किलोमीटर का रूरल नेटवर्क है। तो ये हमारा एम्बिशियस टारगेट है। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सेक्टर में तो ICT पॉलिसी 2011 भी आया था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 2011 की पॉलिसी, उसमें हम क्या करने वाले हैं वो चीज़ डिफाइन थी। तो ये सब कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, राइट। इसके बाद अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी से जुड़ा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो उसमें क्या कहा है कि जो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है ना, वो 350 किलोवाट आवर रहा है बिहार में। यानी कि एक बंदा एक साल में बिहार में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, वो करता है 350 किलोवाट आवर। याद रखिएगा, ये जो है ना पिछले 6 साल में 72.4% के रेट से ग्रो किया है एनर्जी कंजप्शन। तो देखिए इससे एक चीज़ और कंक्लूजन निकलता है कि जब पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बढ़ता है ना किसी इंडिविजुअल का किसी स्टेट में, तो उसमें क्या होता है कि ये दर्शाता है कि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है। क्योंकि एनर्जी कंजप्शन कहाँ होता है, मेजर हाउस होल्ड्स वगैरह में होता है, प्लस इंडस्ट्रियल होता है। तो अगर एनर्जी कंजप्शन बढ़ रहा है ना कि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, इस कारण से ये भी दर्शाता है कि बिहार में पिछले कुछ सालों में जो एफर्ट इनिशिएटिव लिया गया है उसका पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है और पर कैपिटा इनकम हो गया या फिर पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन हो गया, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दिखाता है पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन 2020-21 में कितना रहा है, 350 किलोवाट आवर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग अगर पढ़े होंगे तो उसमें ये इलेक्ट्रिकल जो हमारा कैपेसिटी होता है या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स वगैरह होता है ना, तो वो आपने पढ़ा हो, KVA वगैरह पढ़ा होगा, KWH, बहुत सारे लॉस फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें तो आपने पढ़ा होगा। पीक डिमांड के बारे में कहता है कि पूरे 2020-21 में जो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज़्यादा जो डिमांड एनर्जी का हुआ है और बिहार गवर्नमेंट ने फुलफ़िल किया है वो होता है पीक डिमांड मेट। वो है हमारा 5932 किलोवाट। याद रखिएगा, 5932 मेगावाट, MW मेगावाट, ये पीक डिमांड इतना मीट किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि अवेलेबल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितना था, तो वो था हमारा 6422 मेगावाट कैपेसिटी प्रोडक्शन बिहार का था। तो वो हमारा 5.7% से इंक्रीज किया है ये अवेलेबल पावर कंजप्शन कैपेसिटी, ये आपको याद रखना होगा। फिर एग्रीगेट कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये 31.4 थाउजेंड मिलियन यूनिट, यानी कि
एग्रीगेट कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये क्या बोलता है कि नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल, ना सिर्फ हाउस होल्ड में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, बल्कि ऑल टुगेदर इंडस्ट्रियल यूनिट जितने भी बिहार में है ना, उन्होंने कितना बिजली खपत किया है, दोनों को मिलाकर वो बता रहा है कि 31.4 थाउजेंड मेगा मिलियन यूनिट, ये जो इतना कंजप्शन हमारा 2020-21 में हुआ है। ठीक है, ये एनर्जी के बारे में हो गया। फिर आता है बात, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्या करें, करना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जीविका हो गया, फिर मनरेगा हो गया, या फिर अलग अलग इनिशिएटिव रूरल पार्ट में कैसे एलिवेट करना है पॉवर्टी को, उसके लिए किया गया है। हमें सबको पता है कि 10 में से 9 लोग हमारे गांव में रहते हैं बिहार में, और उनमें से भी 4 में से 3 लोग हैं वो हमारे खेती पे डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली हमारे यानी कि गांव में लोग रह रहे हैं, तो गांव में जब मैक्सिमम लोग रह रहे हैं तो गांव में लाइवलीहुड, उनकी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, तो उसी के लिए हमारा कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑलरेडी ले लिया है, तो वही यहाँ पे रिपीट किया इन्होंने। तो जीविका क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन एग्जाम्पल है जीविका। जीविका क्या है ना कि गांव में कैसे जीविकोपार्जन हो, लाइवलीहुड हो, उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। इसमें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बहुत ही इनिशिएटिव लिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ना, उनको कैसे इजीली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, एफआई होते हैं, उनसे कैसे इनको क्रेडिट आराम से दे दिया जाए, ताकि जो लोकल इनका जो भी काम हो ना, जो भी पर्सनल हो या लोकल हो, उसको वो स्वयं सहायता ग्रुप यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से अपना काम चलाकर निकाल लें। और उसमें खास करके आने कि विमेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट से भी जुड़ा हुआ है ये। तो ये आपको याद रखना है, जीविका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। मनरेगा अगर बात करें तो ये भी हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, गारंटी टू एम्प्लॉयमेंट देता है हमको। तो इसके तहत भी काफ़ी ज़्यादा रूरल लाइवलीहुड के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक मीडियम है ये। फिर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव जो है, सारे गांव में कैसे सोलर लाइट्स लगाना है, उसके लिए हमारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। ये हमारे रूरल डेवलपमेंट की बात का हो गया। फिर अगर अर्बन डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या हो गया, तो अर्बन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कैसे हम अर्बन डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है वो बताया गया। प्लस में ये बताया गया है कि 2011 सेंसस के मतलब मुताबिक बिहार का जो हमारा अर्बनाइजेशन रेट था ना, वो था 11.3%। लेकिन प्रेजेंट की 2022 की बात, 2020-21 की बात करें तो ये हमारा 15.3% हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ है। लेकिन प्रेजेंट के नेशनल एवरेज से फिलहाल कम है, वो प्रेजेंट का कितना है तो 31.16%, यानी कि 31.2%।